स्टूडेंट, हम आज आपके सामने गद्य का पार्ट 3 कुंवर नारायण के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी के नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, जिनमें कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो देखिए, पहले हम इनका कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जन्म इनका हुआ था उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में 19 सितंबर को हुआ था, सन 1927 में। ठीक है। उसके बाद इनकी जो स्थानीय परीक्षा हुई थी, स्थानीय परीक्षा की शुरुआत हुई थी, घर पर ही हुई थी। उसके बाद इन्होंने युग चेतना नामक प्रसिद्ध साहित्य का निर्माण मासिक पुस्तिका का संपादन भी किया। इनका अज्ञेय तार सप्तक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि रह चुके हैं। इनका आधुनिक काव्य में प्रमुख स्थान है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है, इनकी रचना काव्य संग्रह है, प्रबंध काव्य है, कहानी संग्रह है और समीक्षा है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं, जो कि इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बारे में आपसे हम वार्ता करेंगे। पहले है चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में। उसके बाद परिवेश, हम तुम अपने सामने दूसरा नहीं। उसके बाद है इन दिनों आदि, प्रबंध काव्य था इनका आत्मजयी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य था। कहानी संग्रह थी इनकी आकारों के आसपास। समीक्षा थी आज और आज से पहले। साक्षात्कार यानी कि मेरे साक्षात्कार। तो देखिए, इनकी रचनाएं थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्होंने जीवन में ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभावादी के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई, लेकिन एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। देखिए, साहित्यिक रचनाएं देखिए इनकी साहित्यिक रचना, बहुत सारी साहित्यिक विशेषताएं, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो देखिए, इनकी काव्य चेतना बड़ी अत्यंत उत्तम थी। इनकी भाषा शैली शुद्ध, साहित्यिक एवं खड़ी बोली थी। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जिनकी कुछ विशेषताएं निम्न हैं। तो देखिए, हमने कुछ विशेषताएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरी है विज्ञान पक्ष की प्रधानता, तीसरी है मानवता एवं सामाजिक चित्रण। और भी बहुत सारी इनकी विशेषताएं थीं। भाषा शैली इनकी शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली थी। इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू भाषा और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। उसके बाद अलंकार थे इनके। अलंकारों का तो बहुत ही समापन मिलता है। इन्होंने बहुत रचनाएं की, उसमें अनेक अनेक तरह के अलंकारों का प्रयोग किया, जिनमें से अनुप्रास, यमक, उपमा, पद मैत्री, स्वर मैत्री, रूपक आदि अलंकारों का बहुत प्रयोग हुआ है। इनका छंद जो था मुक्तक छंद था। बिंब योजना जो थी वही सुंदर, अत्यंत सरल था, सटीक थी। तो देखिए, हम इस तरह से आज इनके निष्कर्ष पर हम कह सकते हैं कि कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी के साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इनका साहित्यिक दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है, अतः इनका आधुनिक काव्यधारा के प्रमुख स्थान है। तो देखिए, आज हमने कुंवर नारायण जी के विषय में हिंदी गद्य में समझा। अब हम इनकी कविता, यानी कि पहले है कविता के बहाने, दूसरी है बात सीधी थी पर। तो पहले हम कविता के बहाने समझ लेते हैं। तो देखिए, जो इसका सारांश है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज देखिए, हम पहला कविता के बहाने पढ़ेंगे। देखिए, पहला है, इसमें ये लिखा है, कविता एक उड़ान है। इधर देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यानी कि अर्थ, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। तो देखिए, कविता के बहाने हैं। इसमें कवि ने बहुत सुंदर और सटीक बातें कही हुई हैं, जिसका हम अभी आपके सामने चर्चा करते हैं। देखिए, पहले नंबर का टॉपिक है ये, कविता के बहाने। कविता एक अभी हमने आपको पढ़ के बताया, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, कविता एक, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, फिर लिखेंगे क्या जाने। पूरा श्लोक उतारने का कोई महत्व नहीं है, आप इस तरीके से डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है आपको संदर्भ एवं प्रसंग। देखिए, संदर्भ और प्रसंग हर पैराग्राफ का अलग अलग होता है। संदर्भ एक होता है, लेकिन प्रसंग अलग अलग होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर संदर्भ लिख लिया। कुछ पंक्तियाँ आरोह भाग 2 में संकलित कविता, यानी कविता के बहाने से ली गई है। उसके बाद जिसके रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। यहाँ कविता को
मन की उड़ान स्वीकार किया जाता है। कोई चिड़िया की भी उड़ती है, पर चिड़िया और कविता की उड़ान एक समान नहीं है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो देखिए यहाँ पे कविता और चिड़िया को कवि ने रखा एक समान है, लेकिन उनकी दोनों की बातों में बहुत बड़ा अंतर है। कविता कुछ और कहती है और चिड़िया कुछ और कहती है। यानी कि चिड़िया अपने घर और बाहर भीतर उड़ सकती है, लेकिन कविता का विस्तार बहुत बड़ा। तो देखिए अभी हम समझेंगे व्याख्या के माध्यम से। देखिए कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है जो किसी चिड़िया की उड़ान के बहाने व्यक्त हो सकती है, लेकिन कविता में निहित भावों की उड़ान में जो गुण और व्यापकता विद्यमान है वह भला चिड़िया की सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकती है। मतलब कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, वह किसी चिड़िया की उड़ान के बहाने व्यक्त हो सकती है, समझाई तो जा सकती है, लेकिन कविता में जो निहित भाव है उड़ान के और जो उसके गुण और जो उसकी व्यापकता विद्यमान है वह चिड़िया में कैसे हो सकती है। चिड़िया तो सिर्फ भला थोड़ा सीमित उड़ सकती है, जैसी छोटी चिड़िया है वैसा ही छोटा वह वर्क कर सकती है। उसकी उड़ान सीमा से बंधी हुई है, किसकी? चिड़िया की। लेकिन कवि के मन में उत्पन्न होने वाले भावों की कोई सीमा ही नहीं है और न ही उसकी उड़ान कहीं सीमित है। तो देखिए भावों के पंख तो असीम दूरी तथा अनंत ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं, लेकिन कविता के द्वारा पंख लगाकर उड़ने का अर्थ तो किसी भी सीमा में न बंधना है। भला एक चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है। तो देखिए ये अर्थ, आपका ये जो अर्थ है आपने समझ लिया अच्छे से। अब देखिए इसमें एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो सिर्फ घर के भीतर और घर के बाहर एक सीमाओं तक उड़ सकती है, लेकिन जो कविता है उसके भावों की कोई सीमा है ही नहीं। उसके भाव, जो मेरे मन के भाव यानी कवि के मन के जो भाव हैं वो तो असीमित हैं। जैसे ही मन के भाव मन के अंदर से निकलते हैं तो पता नहीं कहाँ तक कितना बड़ा रूप, कितनी असीम दूरी को तय करके वापस लौटेंगे। जब कोई कवि कविता करने लग जाता है तो ये नहीं पता कि उसके जो मन के भाव हैं कितने अंदर तक जाने वाले हैं। आगे देखिए ये जो उसके संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। देखिए जब हम कोई कविता या कोई व्याख्या करते हैं तो उसके जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं प्रश्न उत्तरों से ही व्याख्या के अंदर से जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो हमें समझने और करने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए पहला है हमारा इस व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, इस सप्तरण के कवि और कविता का नाम लिखिए। देखिए जो हम व्याख्या करते हैं एग्जाम में उसके क्वेश्चंस जरूर पूछने के लिए आते हैं, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करके बताए हुए हैं। इस सप्तरण के कवि का नाम श्री कुमार नारायण तथा कविता का नाम श्री कविता के बहाने है। कविता एक उड़ान है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, कविता एक उड़ान है, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव ये है कि कविता एक उड़ान की तरह समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण करने के लिए अपनी उड़ान भरती रहती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया क्या जाने में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। देखिए कवि का कथन है कि जो उड़ान कविता भर सकती है तथा जिस स्थान पर वह जा सकती है उस स्थान पर चिड़िया कभी नहीं जा सकती। यानी कि कविता मन के भावों के अंदर का स्थान ग्रहण कर सकती है, अतः कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। देखिए यहाँ कविता का वर्णन है, कविता पंख लगाकर आंतरिक मन, वह समाज, परिदृश्य तथा इस घर से उस घर तक उड़ सकती है। इस सप्तरण का काव्य सौंदर्य स्पष्ट। देखिए काव्य सौंदर्य जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि व्याख्या की जान समझ लीजिए उसको। तो और इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आते जरूर है। काव्य सौंदर्य हुआ, पंक्ति का अर्थ निहित, अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसे 2-4 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो देखिए काव्य सौंदर्य, कवि ने कविता में अपार संभावनाओं को प्रकट किया है। कवि की कल्पना सीमा रहित हो सकती है, तभी तो कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कि कवि कहते हैं कि जहाँ पर रोशनी भी नहीं पहुँच सकती, रवि का प्रकाश नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर कवि पहुँच जाता है और अपने अनेक प्रकारों की कल्पना करके अनेक प्रकार के भावों को निहित करता है। यहाँ देखिए मुक्तक छंद है, शैली नाटकीयता है, खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार की प्रधानता है। देखिए बहुत सारे अलंकारों की प्रधानता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन क्वेश्चनों को कर लें, समझ लें और अच्छे से अपनी कॉपीज़ में उतार लें। आगे हम आपको दूसरा अर्थ कराएंगे।